48th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। 4 सिस्टम दिए आपको, इन चारों का टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है। पहला सिस्टम एक एक करके फाइंड करते हैं। पहला सिस्टम दिया है ए मीटर स्टिक सस्पेंडेड थ्रू 20 सेंटीमीटर मार्क। एक मीटर स्टिक है और उसको 20 सेंटीमीटर मार्क से सस्पेंड किया गया। ये मान लिया मीटर स्टिक है और इसको जो हैंग किया गया है 20 सेंटीमीटर मार्क से हैंग किया गया। तो ये कहीं यहाँ पे हैंग होगी। ये टोटल 1 मीटर की है तो 20 सेंटीमीटर कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पे इसको हैंग कर दिया गया है और अब ये स्विंग कर रही है, इसको स्विंग कराया गया है। तो अब इसका टाइम पीरियड पूछा है। तो ये फिजिकल पेंडुलम, ये चारों एग्जाम्पल फिजिकल पेंडुलम के हैं। तो टाइम पीरियड का एक ही फॉर्मूला हमें लगाना है, T = 2π/I/mgd। वैल्यूज़ मैं बता देता हूँ। D कितना होगा इस केस में, D तो D होता है इसके सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मीटर स्टिक की टोटल लेंथ तो 1 मीटर होगी, ये हाफ लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर और ये मार्क है 20 सेंटीमीटर का। तो ये जो गैप बचा ये बचा 30 सेंटीमीटर गैप। 30 सेंटीमीटर का मतलब 0.3 मीटर। ठीक है, I कितना होगा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I का फॉर्मूला यही चलेगा। सेंटर के अबाउट कितना होगा इसका, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो होता है mL²/12 प्लस सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है D डिस्टेंस, और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी तो प्लस m × d²। ठीक है, वैल्यू पता है आपको, लेंथ कितनी है इस रॉड की, तो वो 1 मीटर लेंथ होगी। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, m कैंसिल आउट हो जाएगा, g की वैल्यू पुट कर देनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ए रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस स्मॉल r सस्पेंडेड थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स पेरिफेरी। मैंने पहले से बनाई हुई एक रिंग है, इसका मास दिया m और रेडियस दी है r और इसकी पेरिफेरी पे एक पॉइंट लेके वहाँ से इसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए भी देखते हैं। T का फॉर्मूला T = 2π/√, ये भी फिजिकल पेंडुलम है, I/mgd। तो D कितना होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस कितनी आने वाली है, तो वो डिस्टेंस आने वाली है r। तो D कितना आ जाएगा, तो D आ जाएगा आपका r। ठीक है, I कितना होगा, तो सेंटर ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है I = होता है ICM + md²। ICM कितना होगा, तो रिंग के सेंटर के अबाउट जो मोमेंट, ये जो एक्सिस होगी इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो वो होता है mr² प्लस D भी किसके बराबर है, r के बराबर, तो प्लस फिर से कितना हो जाएगा mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मिल गया आपको 2mr²। ठीक है, तो I की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, D की वैल्यू पुट कर देनी है और आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा इसका। क्लियर, सी पार्ट करते हैं 48 का। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है, उसकी एज A दी है। तो यूनिफॉर्म ये स्क्वायर प्लेट है, उसकी एज कितनी दी है आपको A। इस सस्पेंडेड थ्रू एक कॉर्नर से सस्पेंड कर दिया गया है। इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो और ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे D। तो ये D होगा कितना, तो पहले ये फाइंड करते हैं D कितना होगा। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखो, अगर मैं एक लाइन और बनाऊं तो ये लेंथ भी कितनी होगी D। ठीक है, तो D² + D² A² के बराबर होगा, यानी 2D² कितना होगा A²। तो D कितना आ जाएगा, तो D आ जाएगा आपका A/√2। ठीक है, तो D की वैल्यू मिल गई है। I कितना होगा, तो इस सेंटर के अबाउट, स्क्वायर के सेंटर के अबाउट ये जो एक्सिस पास करती है स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसको हम ICM लिखेंगे। तो वो होता है ma²/6। तो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा I, तो वो हो जाएगा ma²/6। तो ये ICM है प्लस md²। तो प्लस d कितना है, तो d है आपका d है a/√2, तो d² करेंगे तो a/2। क्लियर, तो जरा ऐड करते हैं, देखते हैं I कितना आने वाला है। तो I आ जाएगा आपका LCM का कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा ma² + 3ma²। तो ये जाएगा 4/6 या 2/3 ma²। ठीक है, तो फटाफट सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा 2π/I/mgd।
डी, ठीक है। तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आप पे छोड़ता हूँ करने के लिए, जैसे हमने पहले 3 पार्ट्स किए हैं वैसे ये फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है और आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और प्रॉपर फॉर्मूले इंपुट कर देना और आपको पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। 49th, A uniform rod of length L is suspended by an end and is made to undergo small oscillations। एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसकी लेंथ दी आपको L और उसको सस्पेंड किया गया है एक एंड से और उसको ऑसिलेट कराया गया है, थोड़ा सा रोटेट करा के छोड़ दिया। अब ये स्विंग करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैविंग द टाइम पीरियड इक्वल टू दैट ऑफ द रॉड। रॉड के टाइम पीरियड के बराबर जिस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा उस सिंपल पेंडुलम की आपको लेंथ बतानी है, ठीक है। तो रॉड की लेंथ कितनी है L, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके सेंटर में होगा, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का ये जो सेपरेशन होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L/2, ठीक है। तो फॉर्मूला देखते हैं इसका, T = 2π I/mgd। I कितना होगा इस पॉइंट के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास या रॉड के एक एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फॉर्मूला याद होता है, वो होता है ml²/3। सेंटर के अबाउट होता है ml²/12, ठीक है। तो फटाफट सारी वैल्यूज पुट करते हैं। 2π I है ml²/3 इंटू mgd कितना है d, तो d है सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का सेपरेशन, तो वो कितना L/2, तो बाई 2 इसका मतलब ये 2 पर पहुंच जाएगा। m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 2π√2L/3g, ठीक है। क्लियर। थोड़ा और इसको चेंज करके लिखते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2L/3 ऊपर लिख दिया और डिवाइडेड बाई g, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था आपको उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ बतानी है जिसका टाइम पीरियड इसके टाइम पीरियड के बराबर हो, ठीक है। तो मान लिया उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ मान ली मैंने L' है, तो उसका टाइम पीरियड इस रॉड के टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो रॉड का टाइम पीरियड तो ये आ गया 2π√, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है, और यही टाइम पीरियड उस सिंपल पेंडुलम का भी होना चाहिए। तो 2π√, उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी मानी है मैंने L' g। अब आप दोनों को इक्वेट करोगे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। L' जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2L/3 के बराबर, ठीक है। इसका मतलब उस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 2L/3, ठीक है। 50th क्वेश्चन करते हैं। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r इज टू बी सस्पेंडेड थ्रू ए स्मॉल होल मेड इन द डिस्क, ठीक है। एक यूनिफॉर्म डिस्क है और उसकी रेडियस कितनी दी है आपको r, और इसमें कहीं एक स्मॉल होल बना के उसको सस्पेंड किया गया। मान लिया यहाँ पे एक स्मॉल होल बनाया और यहाँ पे इस होल के थ्रू उसको सस्पेंड किया गया, ठीक है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड फॉर द डिस्क फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हैंग करके फिर उसको स्विंग कराया जा रहा है, थोड़ा सा स्विंग करा के छोड़ दिया जा रहा है। अब ये स्विंग करेगी ऐसे, ठीक है, ऑसिलेट करेगी। यहाँ पे इसको नेल किया हुआ है, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड पूछा है और वो मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड पूछा है, ठीक है। तो इस तरह का जो पेंडुलम होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल पेंडुलम, और उसके टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2π/I/mgd। अब एक चीज़ ढंग से समझनी है आपको, डी क्या होता है, डी होता है उसके सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस, ये होगा आपका डी। ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास से, और ये क्या है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का ये जो सेपरेशन है ये क्या है डी, ठीक है। ये हो गया डी। आई क्या होता है, आई होता है जिस पॉइंट के अबाउट आपने उसको हैंग किया उस पॉइंट के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो फटाफट सारी वैल्यूज पुट करते हैं। आई कितना होगा, तो सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2, और इसके अबाउट पूछा जाएगा तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो जो आई आएगा वो आ जाएगा आपका mr²/2 प्लस m × d², ठीक है। फटाफट सारी वैल्यूज पुट करते हैं। टाइम पीरियड देखते हैं कितना आने वाला है, 2π√mr²/2 प्लस md² डिवाइडेड बाई mgd। अब क्या करना है, ये टोटल एक्सप्रेशन हो गया टाइम पीरियड का। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड कितना होगा, टी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो टी की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब ये जो अंदर लिखा हुआ टर्म ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है।
तो ओवरऑल हमें किसको मिनिमाइज़ करना है, मैं इसको कुछ नया नाम दे देता हूँ, एक्स कह देता हूँ। ये क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर अपॉन एम जी डी। ठीक है, हमें इस टर्म को मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज़ करने के लिए वेरिएबल हमारे पास डी है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी डी, और उसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर देंगे तो देखते हैं कितना ये डिफरेंशिएशन आने वाला है। तो ये जो नीचे वाला टर्म है एम जी डी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो डिनोमिनेटर था उसका स्क्वायर कर दिया है। तो पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2md, और डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देंगे mgd माइनस, अब न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिर्फ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम जी, और इक्वल टू क्या पुट कर देना है, 0। देखते हैं क्या क्या चीज़ें 0 में जाएंगी। ये 0 में चला जाएगा, m कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, g कॉमन लेके 0 में चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ बचेगा 2md स्क्वायर माइनस क्या बचने वाला है, माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम डी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m और m 0 चला गया, 2d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो ये सिर्फ बचा डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। तो d कितना आ गया, फॉर मिनिमम टाइम पीरियड r बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो जो होल बनाया है, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, r बाई अंडर रूट 2। तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा आपको, मिनिमम टाइम पीरियड मिलेगा। क्लियर, और मिनिमम टाइम पीरियड हुआ कितना, तो उसके लिए बस आगे की कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेनी है। हुआ कितना, तो उसमें ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया था उसमें डी की वैल्यू कितनी पुट कर देनी, r बाय अंडर रूट 2। क्लियर, तो जो मिनिमम टाइम पीरियड होगा वो आपको मिल जाएगा। 51 क्वेश्चन करते हैं। ए हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज अटैच्ड टू एन 18 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड। एक हॉलो स्फीयर है, उसको अटैच किया गया 18 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड से। ठीक है, एक 80 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड है और उससे एक हॉलो स्फीयर अटैच किया है यहाँ पे। ठीक है, और हॉलो स्फीयर की रेडियस जो दी है वो 2 सेंटीमीटर दी है, थ्रेड की लेंथ दी है 18 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसका सेंटर देखोगे जहाँ पे इसका नेट मास कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर ऑफ मास, तो वो इससे कितना और नीचे होगा, तो ये रेडियस दी है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर नीचे होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, एल इफेक्टिव, तो वो 18 प्लस 2, तो वो टोटल हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस पेंडुलम। टाइम पीरियड पूछा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, एल इफेक्टिव बाई जी। फटाफट सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 2 पाई, एल इफेक्टिव 20 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 9.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से ये कैंसिल करेंगे 49 टाइम्स, तो 1/49 का अंडर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 2 पाई बाय 7 सेकेंड्स ये टाइम पीरियड होगा। सारी वैल्यूज अब अगर आप पुट करोगे तो देख लेते हैं जरा कितना आएगा, 2 इंटू पाई 3.14 डिवाइडेड बाई 7, तो ये अराउंड 8.89 के आसपास आंसर मिल जाएगा आपको, 0.89 या 0.9 भी कर सकते हैं इसको, 90, 89 को 90 लिख सकते हैं, 0.9 भी लिख सकते हैं, इतने के आसपास आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द टाइम पीरियड कैलकुलेटेड यूजिंग ए फॉर्मूला फॉर सिंपल पेंडुलम। अगर सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला अगर हम सीधे लगा के फाइंड करें तो ये कितना डिफर करेगा, एल बाई जी, एल सीधे लेंथ लेते हैं। ठीक है, और वो जो इफेक्टिव लेंथ का कंसेप्ट है वो इसमें यूज़ नहीं करें तो कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी पुट करेंगे तो 0.18 डिवाइडेड बाई 9.8, पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, तो 18 डिवाइडेड बाई 980, तो ये पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और उसको हमें क्या लेना, अंडर रूट 0.31355, तो 0.13 लिख देते हैं इसको, इंटू 2 पाई इंटू 2 इंटू पाई, तो 0.85 के आसपास आंसर मिल रहा है ये, 0.85। ठीक है,
और जब हमने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया तो कितना 0.89, और सिंपल बस सीधे से फॉर्मूला लगा के पुट कर दिया है तो कितना 0.85, ठीक है। 53rd क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये काफ़ी। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, उसका मास दिया m और रेडियस दी उसकी r, इज सस्पेंडेड थ्रू ए वायर अटैच टू इट्स सेंटर, उसके सेंटर से अटैच करके एक वायर से सस्पेंड किया गया उसको। इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ टॉर्शनल ऑसिलेशंस, अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ देंगे इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करके उसी के प्लेन में रोटेट करके छोड़ देंगे तो ये कभी इस तरफ जाएगी, फिर इस तरफ आएगा वापस लौट के, फिर डिस्क इस तरफ जाएगी, फिर ये इस तरह के ऑसिलेशंस को हम कहते हैं टॉर्शनल ऑसिलेशंस, ठीक है। उसका टाइम पीरियड दिया है t, और टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π √I/k। k होता है इसका टॉर्शनल कांस्टेंट और I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रहा है। सिंस ये डिस्क है तो डिस्क अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, तो सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा I, ठीक है। तो पूछा क्या, फाइंड द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द वायर, ये जो k है ये आपको फाइंड करना है। तो पहले I लिखते हैं, I कितना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट होता है वो होता है mr²/2। फटाफट सारी वैल्यूज पुट करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, t² हो जाएगा 4π² इंटू I कितना, I है mr²/2 इंटू k, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो k कितना आ जाएगा, तो k आ जाएगा mr²π², 2 टाइम्स 2mr²π² ये बन जाएगा इस वायर का टॉर्शनल कांस्टेंट। क्लियर। 55th क्वेश्चन करते हैं। ए पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ सेम टाइम पीरियड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। एक पार्टिकल है और उस पर 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन एक साथ अप्लाई कर दिए जा रहे हैं और दोनों का टाइम पीरियड, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट मोशन इज 3 सेंटीमीटर, जो फर्स्ट मोशन है उसका एम्पलीट्यूड दिया 3 सेंटीमीटर और एंड दैट ऑफ सेकंड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दोनों के एम्पलीट्यूड्स में लिख देता हूँ। फर्स्ट का जो एम्पलीट्यूड दिया A1 अगर उसको बोलें तो वो दिया 3 सेंटीमीटर, और जो सेकंड का एम्पलीट्यूड है A2 वो दिया आपको 4 सेंटीमीटर। पूछा फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द मोशन इज 0 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के कि 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्लाई कर दिए एक साथ, 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्लाई कर दिए एक साथ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको बताना है और उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस भी दिया है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम फाइंड करते हैं वो सिंपल वो जो वेक्टर रिलेशन था उसी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे 2 वेक्टर्स आप मान सकते हो, एक वेक्टर है A1, एक वेक्टर है A2 और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, जो एंगल दिया है तो उसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, नेट एम्पलीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा √ऑफ A1² प्लस A2² प्लस ट्वाइस A1 A2 cos थीटा। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में थीटा जो दिया वो 0 डिग्री दिया है, तो ए नेट कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा √ऑफ A1² 3 का स्क्वायर 9 प्लस A2² 4 का स्क्वायर 16 प्लस ट्वाइस A1 कितना है 3, A2 कितना है 4 और cos 0 कितना हो जाता है 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, ये सब कुछ ऐड करने के बाद आ जाएगा ये 49, तो इसका अंडर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। और वैसे भी आप कर सकते हो, जब 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तो उनका रिजल्टेंट सिंपली A1 प्लस A2 हो जाता है, तो 3 + 4 करोगे तो कितना रिजल्टेंट आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा पार्टिकल का वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड केस में जो फेज डिफरेंस है तो वो कितना दिया है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, तो ए नेट फाइंड करते हैं 9 + 16 प्लस ट्वाइस इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 60। cos 60 जो होता है वो होता है हाफ, ठीक है। तो cos 60 हाफ और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 9 और ये 16 ये होता है 25 प्लस 12, तो ये आ गया √37 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। 37 का अंडर रूट
तो यह जाएगा 6.08 है तो 6.1 कर देते हैं इसको अप्रोक्सीमेट, 6.1 सेंटीमीटर। क्लियर। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो फेज डिफरेंस है वो दिया है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब होता है फेज डिफरेंस तो जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो वो हो जाएगा √A1² + A2²। बस बाकी ट्वाइस A1 A2 cos 90 वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर। तो ये लगता है मुझे ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का √5, 5 सेंटीमीटर, फिर उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। 56 क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफ़ी सिंपल है। 3 सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन है और तीनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, एंड इक्वल टाइम पीरियड इन द सेम डायरेक्शन कंबाइन। ठीक है, इक्वल एम्पलीट्यूड्स हैं, इक्वल टाइम पीरियड है, सेम डायरेक्शन में है और ये तीनों कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है। द फेज ऑफ सेकंड मोशन इज 60 डिग्री अहेड ऑफ फर्स्ट। जो सेकंड मोशन है वो फेज में फर्स्ट से 60 डिग्री आगे है, एंड द फेज ऑफ थर्ड मोशन इज 60 डिग्री अहेड ऑफ सेकंड, और जो थर्ड है वो सेकंड से 60 डिग्री आगे है। ठीक है। तो अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊँ इसका, तो पहले का एम्पलीट्यूड अगर ए यहाँ होगा तो दूसरे का एम्पलीट्यूड जो होगा वो ए से 60 डिग्री आगे होगा, और तीसरे का एम्पलीट्यूड जो होगा वो उस ए से भी 60 डिग्री आगे होगा। थोड़ा और बेटर डायग्राम बनाता हूँ मैं इसको। पहला एम्पलीट्यूड ये होगा तो दूसरा जो एम्पलीट्यूड होगा वो कहीं यहाँ होगा ए, और जो तीसरा एम्पलीट्यूड होगा वो कहीं यहाँ होगा ए, कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट SHM का एम्पलीट्यूड है, ये सेकंड का, ये थर्ड का, और ये मैंने फेजर डायग्राम बनाया। ठीक है। तीनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं और तीनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम है। ठीक है। तो पूछा है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोशन, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है। तो इन तीनों वेक्टर्स का हमें रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली हमें फाइंड करना है। तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। दो इक्वल वेक्टर्स अगर 120 डिग्री एंगल पे हों, अगर ये वेक्टर है P और ये वेक्टर भी है P, इक्वल इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और ये कितने एंगल पे, 120 डिग्री एंगल पे, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है एग्जैक्टली इनके मिड से पास करता है, और वो भी कितना होता है, वो भी उन्हीं के बराबर होता है। ठीक है। सेम केस यहाँ लगेगा, अगर इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप देखो तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कितना आएगा, A, और वो कहाँ आएगा, इनके मिड में, एग्जैक्टली मिड में। तो इनका टोटल रिजल्टेंट कितना हो गया, तो इन दोनों का तो मिला के हो गया A, और A ऑलरेडी यहाँ पे था पहले से, तो A और A ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट वेक्टर कितना हो जाएगा, तो नेट वेक्टर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2A। ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया, नेट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो वो कितना हो गया, 2A। ठीक है। 57 क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ए पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस गिवन बाय, एक पार्टिकल पे 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्लाई किए जा रहे हैं, उनकी इक्वेशंस क्या हैं, तो वो इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट की जो इक्वेशन है x1 वो दिया 2 sin 100 पाई t। क्लियर। जो सेकंड की इक्वेशन दी है x2 वो दी है 20, ये 20 नहीं है, ये भी 2 है, यहाँ पॉइंट है। ठीक है। तो ये भी है 2, 20 नहीं है, ये 2 sin 120 पाई t प्लस π/3। ठीक है। क्लियर। तो पहले पूछा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, आपको नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, बेसिकली एम्पलीट्यूड तो नहीं फाइंड करना है इसमें। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0.0125 सेकेंड्स, t इक्वल टू 0.0125 सेकेंड्स पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इस टाइम पे फर्स्ट SHM की वजह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, इसी टाइम पे सेकंड SHM की वजह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, और जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो हो जाएगा फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो जरा फर्स्ट का फाइंड करते हैं, फर्स्ट का कितना होगा, तो टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखते हैं फर्स्ट SHM की वजह से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2 sin 100 पाई t, 100 पाई, और t कितना है, तो t है आपका 0.0125, तो ये लगभग कितना हो जाने वाला है, 2 sin 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 1.25 पाई। तो इसको थोड़ा बेटर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 sin पाई प्लस π/4, साइन पाई प्लस π/4 होता है माइनस साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये जाएगा -2 sin π/4, साइन π/4 होता है √2, 1/√2, तो यहाँ जब 1/√2 पुट करेंगे तो आ जाएगा -√2।
और ये सेंटीमीटर्स में है। तो फर्स्ट पार्टिकल की वजह से जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, माइनस ये बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, -√2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जरा सेकंड एसएचएम की वजह से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 sin 120 पाई, टी कितना है, टी है 0.0125 इंटू 0.0125 प्लस π/3। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। 120 इंटू 0.0125 तो यह 1.5, ठीक है। तो x2 कितना बन गया, x2 बन गया 2 sin 1.5 को लिख सकते हैं 3π/2 प्लस π/3। तो 3π/2 प्लस थीटा अगर आप देखोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x2 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा -2, और साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, cos π/3, cos π/3 होता है हाफ, तो ये आ गया -1, ठीक है। तो सेकंड एसएचएम की वजह से जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है -1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट उस टाइम पे तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2 विद साइन आपको ऐड करने हैं, सारे डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो जाएगा -1 प्लस √2 सेंटीमीटर, इतना नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.41 पुट कर देते हैं तो यह जाएगा -2.41 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जैसे मैं एक पार्ट मैंने कर दिया वैसे ही दूसरा पार्ट आपको कर लेना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप पहले फाइंड करोगे कि फर्स्ट एसएचएम की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लस फिर आपको फाइंड करना है सेकंड एसएचएम की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, और उन दोनों को जैसे वो डिस्प्लेसमेंट आए हैं, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे भी आए वैसे उठा के उनको ऐड कर देना है, तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर। सेकंड पार्ट आपको खुद से कर लेना है और उसका आंसर मिल जाएगा 0.27 सेंटीमीटर। 58th क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ढंग से समझना है आपको ये बहुत। ये पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 सिंपल हार्मोनिक मोशंस, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर ऑन ए लाइन मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, ढंग से समझना है। 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पार्टिकल पे एक साथ अप्लाई किए हैं। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है एक्स एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, और दूसरा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक्स एक्सिस से एंगल जो 45 एंगल पे बनाती हुई लाइन है उसके अलोंग है, ठीक है। एक जो फोर्स लग रहा है, एक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो पार्टिकल को इस लाइन पे ऑसिलेट कराना चाहता है, और दूसरा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो फोर्स होगा वो पार्टिकल को इस लाइन पे ऑसिलेट कराना चाहता है। एक सिंपल हार्मोनिक की वजह से डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहता है, और दूसरे सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहता है, ठीक है। दोनों की इक्वेशन क्या है, ये एंगल 45 डिग्री दिया है आपको, ये वाला एंगल, ठीक है। द 2 मोशंस आर गिवन बाई, ये इक्वेशन गलत लिखी है। तो जो इक्वेशन है एक्स वाली है तो वो है x = x0 sin ω t, और जो इस डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन कराना चाहता है उसकी जो इक्वेशन है वो है s = S0 sin ω t, ठीक है। अब आप इस दोनों इक्वेशन को गौर से देखो, इसका एम्पलीट्यूड, इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना है x0, इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना है S0, ठीक है। लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, कोई फेज नहीं है, फेज डिफरेंस 0 है, ठीक है। फेज डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इस एसएचएम की वजह से पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा तभी इस एसएचएम की वजह से पार्टिकल कहाँ होगा, मीन पोजीशन पे, ठीक है। जब इस एसएचएम की वजह से पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तभी इस एसएचएम की वजह से पार्टिकल कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0। दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, एक साथ मिनिमम होंगे, एक साथ 0 होंगे, ठीक है। तो पूछा क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोशन, एम्पलीट्यूड कितना होगा रिजल्टेंट मोशन का, ठीक है। तो जरा ढंग से देखना, मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी है x0, ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है S0, ठीक है। तो जब ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा तभी ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो इस एसएचएम की वजह से पार्टिकल कहाँ होगा अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे, तो मैंने मान लिया ये मैक्सिमम पोजीशन है और ये वैल्यू कितनी है x0। उसी टाइम पे पार्टिकल इस मोशन की वजह से भी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, तो मैंने मान लिया ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है, और ये डिस्टेंस यहाँ से मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन होगी, ओरिजिन मीन पोजीशन होगी, और ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस है S0, ठीक है।
तो इस SHM की वजह से पार्टिकल कहाँ होना चाहिए, इस पॉइंट पे होना चाहिए, पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट इतना होना चाहिए। इस SHM की वजह से पार्टिकल कहाँ होना चाहिए, इस लाइन पे होना चाहिए, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। अब पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वही पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, और इनके बीच में एंगल कितना दिया 45। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट एम्पलीट्यूड पार्टिकल का आने वाला है, तो वो कितना आने वाला है, तो ए नेट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में दो वेक्टर्स हैं और जिनके बीच में एंगल कितना दिया 45 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एस नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स नॉट एस नॉट इंटू कॉस, कितना एंगल है 45, कॉस 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो इसको बस थोड़ा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एस नॉट स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स एक्स नॉट एस नॉट, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाएगा आपको, ठीक है। पीछे जो क्वेश्चंस किए थे उनसे क्वेश्चन ये डिफरेंट है, उनमें क्या होता था पार्टिकल एक ही लाइन पे मूव कर रहा होता, ठीक है, वो एक ही लाइन के अलोंग दो SHM एक साथ अप्लाई कर दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक SHM एक लाइन के अलोंग है और दूसरा SHM दूसरी लाइन के अलोंग है, ठीक है।